जय हिंद। ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान में अनुसूची का क्या महत्व है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल का वीडियो में हम लोग अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 6 तक के बारे में चर्चा किए थे। आज का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अनुसूची 7 से लेकर अनुसूची 12 तक के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, अनुसूची 7 में ये कहा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है। यानी शक्तियों का विभाजन कहाँ पर है? तो भारत के संविधान के अनुसूची 7 में। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। जब भी कोई काम अगर केंद्र सरकार करेगा तो राज्य सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर कोई भी काम अगर राज्य सरकार करेगा तो उसको दखल अंदाजी कौन नहीं करेगा? तो केंद्र सरकार नहीं कर सकता। इसमें है कि कर भी सकता है और ना भी कर सकता है, लेकिन ये केंद्र के केंद्र पर ही निर्भर करेगा कि वो करेगा या ना करेगा। अगर अच्छा कानून रहेगा तो केंद्र सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगा, और अगर गलत कानून रहेगा तो केंद्र सरकार दखल अंदाजी करके उसको खारिज भी करवा सकता है। तो देखिए, शक्तियों का विभाजन भारत के अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में कहा गया है कि विभिन्न राज्य के जो राज्य और केंद्र है ना, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो कहाँ किया गया है? तो अनुसूची 7 में किया गया है। देखिए, अनुसूची 7 में कहा गया है, अनुसूची 7 में कहा गया कि विभिन्न शक्तियों, देखिए इसमें 4 प्रकार के शक्ति है। पहला, संघ सूची एक शक्ति है, राज्य सूची एक शक्ति है, समवर्ती सूची एक शक्ति है और अवशिष्ट सूची एक शक्ति है। इसमें कहा गया है कि देखिए, राज्य संबंधित कानून है उसको राज्य सूची से के आधारित पर इसको निर्धारित किया जा सकता है। यानी देखिए, कोई भी काम अगर राज्य कर रही है तो कोई भी काम अगर राज्य कर रही है, जैसे अपने क्षेत्र में मान लीजिए अपने राज्य में बहुत अच्छा प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या मान लीजिए कि बहुत अच्छा प्रकार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, या कोई भी नहर हो गया या नदी हो गया, या अलग अलग सिंचाई के बारे में अगर मान लीजिए कि सरकार अगर कानून बना रही है तो उसका अध्ययन राज्य सूची के आधार पर किया जाएगा। यानी देखिए, जब बिहार सरकार या कोई भी अलग अलग स्टेट के सरकार जो है वहाँ पर अपने अपने माध्यम से क्या कर सकता है कि कानून बना सकता है ना। कानून बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवा सकता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सिंचाई का काम करा सकता है। यानी जो स्टेट करवाना चाहती है वो करवा सकती है। तो ये किसके तहत करवाएगी? तो ये राज्य सूची के कि राज्य सूची संबंधित कोई भी काम करवा सकती है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार यहाँ पर कोई भी काम कराने के लिए, समझिए कोई भी काम कराने के लिए यहाँ पर तत्पर है, यानी राज्य सरकार। तो राज्य संबंधित जो कोई भी कानून या कोई भी विधेयक या कोई भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, सिंचाई का काम हो, नदी नाला का काम हो, है ना, बिहार की भलाई के लिए काम हो, उसका काम कौन करवा सकती है? तो राज्य सूची के आधार पर काम करवाएगी राज्य सरकार। वही हम लोग बताएं संघ सूची। देखिए, संघ सूची केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है। यानी देखिए, केंद्र सरकार कोई भी काम करवा सकती है संघ सूची के संबंध में। यानी संघ सूची के माध्यम से कोई भी काम क्या कर सकता है? यहाँ पर केंद्र सरकार करा सकती है। जैसे देखिए, पूरे भारत में काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है जैसे यहाँ पर बहुत ऐसा बहुत ऐसा काम कराती है केंद्र सरकार। जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम केंद्र सरकार देखती है, रेलवे का काम केंद्र सरकार देखती है ना। उसी प्रकार बिजली का काम केंद्र सरकार देखती है। उसी प्रकार मान लीजिए कि भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है, उस विषय में कौन देखरेख करता है? तो केंद्र सरकार ही करता है। तो देखिए, केंद्र संबंधित कोई भी कानून हो, केंद्र संबंधित कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, केंद्र संबंधित कोई भी मान लीजिए कि सिंचाई का काम हो, कोई भी मान लीजिए कंपनी या मान लीजिए कि कोई भी कोई भी काम कर रही है, तो करने के बाद यहाँ पर कौन करेगा? यानी संघ सूची के संबंध में केंद्र सरकार करेगा। जैसे देखिए, भारत में
तीन तलाक कानून बनाया किसने? तो 3 तलाक कानून बना करके 3 तलाकों को ख़त्म किया गया। ये केंद्र सरकार यहाँ पर किया था। तो देखिए, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है वो समवर्ती सूची में रखा जाएगा, है ना। जैसे देखिए, राम मंदिर पर कानून बनाया और कानून बना करके राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का दोनों का जो मतलब कानून बना करके इसको हटा करके वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, यानी कहाँ पर हो रहा है? तो अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या में तो हो ही रहा है, लेकिन इसका कानून पारित करवाया किसने? तो केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार संघ सूची के विषय में कोई भी कानून बना सकती है ना। तो कोई भी कानून संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार बना सकती है। जैसे साबरीमला इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। स्वर्ण जो चतुर्भुज है उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हाईवेज बनाए गए। तो हाईवेज का काम भी कौन करा सकता है? तो केंद्र सरकार करा सकता है। तो केंद्र सरकार संघ सूची के विषय में कोई भी कानून बना करके इसको क्या कर सकता है, यानी इसको लागू कर सकता है। तो देखिए, संघ सूची के विषय में कौन देखरेख करेगा? तो ये केंद्र सरकार करेगा। राज्य के विषय में कौन देखरेख करेगा? तो ये राज्य सरकार करेगा। वही हम लोग समवर्ती सूची के बात करें तो समवर्ती सूची में यहाँ पर क्या कहा गया है, समझिए इस चीज़ को। देखिए, समवर्ती सूची में कहा गया है कि कोई भी गरीब का बच्चा, मतलब असहाय का बच्चा, पिछड़ा जनजाति का बच्चा, है ना, अति पिछड़ा जनजाति के बच्चा, या मिडिल क्लास के कोई भी, मतलब कि मिडिल क्लास समाज के कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेट में सरकारी स्कूलों में जा कर के वो अपने प्राथमिक शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये सरकार के नियत और सरकार के मन पर आधारित है। चाहेगा तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी सकता है और नहीं चाहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है कि नहीं, अगर नीचे तबके के लोग को, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को अगर आप उठाना चाहते हैं तो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना बड़ी अनिवार्य है। अगर नहीं दीजिएगा तो जो उच्च समाज के लोग हैं वो बहुत, यानी जिसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है वो बहुत और मतलब हाईएस्ट पीक पर चढ़ जाएगा, और जो बेचारा गरीब आदमी है वो नीचे रह जाएगा। इसलिए गरीबों को, यानी उस मिडिल क्लास के लोगों के समक्ष लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एजुकेशन पर ज़्यादा मतलब फोकस करना पड़ेगा। यानी फोकस का मतलब समझिए कि गरीबों को शिक्षा देना बड़ी ज़रूरी है। अगर गरीबों को आप शिक्षा नहीं दीजिएगा, माने इनको अशिक्षा से दूर रखिएगा, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति को आप शिक्षा दिए नहीं रहे हैं वो व्यक्ति तो मतलब क्या है, वो व्यक्ति तो क्या हो सकता है, पीछे तो हो ही सकता है। तो पीछे हो सकता है, इसलिए कहा गया कि पीछे न रह जाए, इसलिए इसको क्या कहा गया कि इन्हें प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय शिक्षा और वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि जो समाज के जो पिछड़ा लोग हैं उसको एक बराबर, एक समान लाया जा सके। तो देखिए, समवर्ती सूची में कहा गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को शिक्षा दे सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को शिक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि जो गरीब के लोग हैं, यानी जो गरीब व्यक्ति है वो अपना बच्चों को पैसा की वजह से ना, मतलब जिसका बच्चा मान लीजिए कि गरीब व्यक्ति है तो उसको खुद खाने से फुर्सत नहीं है, अपना बाल बच्चा को पालने से फुर्सत नहीं है, क्या अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा। इसलिए वो कहा गया है कि नहीं, किसी का लड़का हो या किसी के लड़की हो, पैसा के वजह से एजुकेशन नहीं छूटना चाहिए। तो पैसा के वजह से एजुकेशन नहीं छूटना चाहिए, इसलिए क्या किया कि अलग अलग राज्यों ने क्या किया कि अपना अपना स्टेट में, यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए स्कूल बनाया, जिसमें गरीबों को भी शिक्षा दी जाती है, मिडिल क्लास के लोगों को भी शिक्षा दी जाती है, उच्च स्तरीय जो लोग हैं उसको भी शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देती है कौन? तो केंद्र सरकार। इसका मर्जी पर, मतलब उसका नियत या मर्जी पर निर्भर है। चाहेगी तो वो दे भी सकती है और चाहेगी तो वो ना भी दे सकती है। ये किस में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा। वही हम लोग नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व को भी कहाँ रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसको बेचारा भोजन बेचारा कर ही नहीं सकता, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि वो अपना पेट पालन तक नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि नहीं, भारत में कोई भूखा न सो जाए, कोई भूखा व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब भूख न रहे। इसलिए क्या कहा है सरकार ने कि देखिए कोई भी काम को अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर गरीबों को लिए भी ध्यान देना बड़ी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि देश पूरा अमीर कहा रहा है और यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और बेचारे एक टाइम उनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसके लिए सरकार क्या किया है, केंद्र सरकार क्या है या बिहार सरकार या राज्य सरकार क्या किया है कि यहाँ पर क्या किया है कि इसमें यानी देखिए कोई भी गरीब भूखा न सो जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई है मिड डे मील। मिड डे मील देखिए, आप मिड डे मील के मतलब समझिए। देखिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है। जब भी कोई भी अगर व्यक्ति पढ़ने जाता है या मान लीजिए कि किसी गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, अमीर का बच्चा पढ़ने जाता है या मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ने जाता है, तो कहा गया है कि हम मिड डे मील देंगे, यानी सरकारी स्कूलों में भोजन देंगे। तो दोपहर के टाइम में जब लंच होता है ना, तो सरकारी स्कूलों में सबका फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दी जाती है, जिसमें सरकार एक भी रुपया उनको नहीं लेता है। फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को खाना दिया जाता है। तो मिड डे मील का भी व्यवस्था कहाँ पर किया गया है, तो समवर्ती सूची में। उसी प्रकार गरीबों को खाना देने के लिए जो व्यवस्था है वो कहाँ पर किया गया है, तो वहाँ कहाँ किया गया है, तो समवर्ती सूची में। तो गरीब कभी कभी देखें कि गरीब आदमियों को खाना मिलता है स्टेशनों पर, बड़ा बड़ा लंगर्स में मिलते हैं, बड़ा बड़ा स्टेशन पर मिलता है खाना। सब गरीबों को शाम को, दोपहर में और भोरे खाना ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्या करता है, केंद्र सरकार मुहैया करा सकती है ना। तो समवर्ती सूची में कहा गया कि गरीबों को अनाज दीजिए। जैसे देखिए अभी हम लोग 2 रुपये 1 रुपये चावल खरीदते हैं, कहाँ पर, कोटा के माध्यम से। यानी कोटा में जाते हैं तो हम लोग को डीलर देता है कि नहीं देता है, तो डीलर यहाँ पर क्या करता है, 1 रुपये 2 रुपये हम लोग को चावल और गेहूं मुहैया कराती है। सरकार बेचारा क्या करती है कि फ्री में वहाँ से देती है, लेकिन उसका चार्ज जो होता है ना, डीलर जोड़ लेता है और जोड़ करके यहाँ पर जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर से मान लीजिए कि कोई ब्लॉक से लाया तो उसका भाड़ा जोड़ करके लेता है डीलर। बाकी सरकार इसको गरीबों को फ्री में क्या करती है कि यहाँ पर चावल या गेहूं कुछ भी मुहैया कराती है। तो यहाँ पर समवर्ती सूची में आप समझ गए कि चावल भी गरीबों को फ्री में दिया जाता है। तो इस किस में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। वही अवशिष्ट सूची के बारे में बात करें तो अवशिष्ट सूची में यानी देखिए जब केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई भी विषय पर अगर विवाद हो जाता है तो उसको सीधे कहाँ रख दिया जाता है, तो अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता है। तो अवशिष्ट सूची समझे तो देखिए पहले हम लोग समझे संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची, उसके अवशिष्ट सूची। संघ सूची में हम लोग समझे कि केंद्र संबंधित सारा विवाद संघ सूची से संबंधित हो जाएगा। राज्य संबंधित सारा विषय राज्य सूची के संबंधित आएगा। समवर्ती सूची में हम गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उनको माने अशिक्षा से दूर न हो जाए इसलिए पूरा व्यवस्था उनको दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। इसलिए उस विषय को कहाँ रखा गया है, तो समवर्ती सूची में। अवशिष्ट सूची में जो मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कभी विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए अवशिष्ट सूची बनाया गया कि ऐसा विवाद सीधे अवशिष्ट सूची में जोड़ जाए, जहिया मन करेगा इसको निपटारा कर लिया जाएगा। आते हैं अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में कहा गया है कि इसमें 22 भाषाओं के बारे में चर्चा। देखिए इसमें 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है। भारत के संविधान के अनुसूची 8 में कहा गया कि 22 भाषाओं की चर्चा है। 22 भाषाओं का मतलब समझिए, भारत में अलग अलग खान पान, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग बोलचाल, अलग अलग भाषा है। यानी देखिए जब भी हम लोग बात करें भारत में तो भारत में अलग अलग प्रकार के भाषा है और पूरे भारत में 22 भाषा को केंद्र सरकार मान्यता देता है। जैसे हिंदी, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोगरी, है ना, जैसे इंग्लिश, ये सारा मान लीजिए कि पंजाबी, सिंधी, है ना, उसके बाद हरियाणी, बहुत प्रकार के मतलब कि यहाँ पर क्या है, मतलब अलग अलग माने भाषा है। बंगाली, असमी, कन्नड़, जितना भी मतलब भाषा है, ये टोटल भाषा कहाँ पर है, तो टोटल भाषा
यहाँ पर अनुसूची 8 में है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं और टोटल भारत में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषा है, जिसको मान्यता किसने दे रखा है? तो केंद्र सरकार दे रखा है। तो देखिए अनुसूची 8 में क्या कहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों के अलग अलग भाषाओं की चर्चा है। तो अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है। इसमें 22 भाषा भारत में है जो केंद्र सरकार मान्यता दिया है। अब वही बात करते हैं अनुसूची मतलब 9 में। अनुसूची 9 में ये कहा गया है कि इसमें भूमि सुधार, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन की चर्चा है। जब देखिए, जब भी अगर कोई विवाद अगर भूमि संबंधित होता है, भूमि संबंधित, जैसे देखिए 2 लोगों के बीच में अगर मान लीजिए कि 1 बीघा है और 1 बीघा में मान लीजिए विवाद हो गया 2 लोगों के बीच में, तो 2 लोगों के बीच में जब भी विवाद होता है तो विवाद को सुलझाया कहाँ जाएगा? तो सुलझाया जाएगा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या कहा कि भूमि सुधार संबंधित, यानी भूमि सुधार संबंधित अनुसूची 8-9 के तहत देखा जाएगा। उसी चकबंदी कहते हैं। चकबंदी का मतलब जब कोई व्यक्ति आपका ज़मीन को कब्जा कर रखा है, तो कब्जा कर रखा है तो उसका आप क्या कर सकते हैं? उसको आप डायरेक्टली रूप से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके क्या कर सकते हैं? आप इस विवाद को सुलझा सकते हैं। वही जमींदारी, पहले के लोग क्या करते थे कि गरीबों को क्या करते थे कि खेत बधारी छीन करके यहाँ पर अपने अंडर में कर लेते थे। उसको कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, यानी गरीबों का ज़मीन अपने अंडर में कर लेना जमींदारी व्यवस्था कहलाता है। तो उस विषय को देखने के लिए क्या कहा गया है? उस विषय को देख रेख करने के लिए कहा गया है कहाँ पर? तो न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय देखता है। न्यायालय देखने का मतलब समझिए कि इस विवाद को हमेशा सुलझाया जाएगा किसी कोर्ट कचहरी में, है ना। तो कोर्ट कचहरी में ये सारे चीज़ों को मतलब कि क्या किया जाता है, माने यहाँ पर पूरा तरह से फाइनली जिसका कागज़ होता है ना, उसका ज़मीन को उसी का डिग्री होता है ना। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि भूमि सुधार संबंधित विषय को कहाँ देखा जाएगा? तो अनुसूची 9 में। वही हम लोग चकबंदी के बारे में करेंगे तो अनुसूची 9 में। वही हम लोग जमींदारी के बारे में करेंगे तो अनुसूची 9 में। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है कि झूठ सच भी केस आ जाते हैं, जिसके मतलब क्या होता है कि जब भी कोई विवाद अगर 2 लोगों के बीच में हो गया है तो 2 लोगों के बीच में कभी कभी न्यायालय इसको समझा नहीं पाती है। इसलिए कभी कभी देखिएगा इस विषय में न्यायालय कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो भूमि सुधार संबंधित अनुसूची 9 के तहत, चकबंदी 9 के तहत, है ना, जमींदारी 9 के तहत, लेकिन अनुसूची 9 के तहत जो भी ये सब काम होता है इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना। तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना। उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे अनुसूची 10 के बारे में। इसमें दल बदल अधिनियम है। दल बदल अधिनियम का मतलब यहाँ पर कोई भी कानून को हम लोग दल बदल अधिनियम के तहत इसको क्या कर सकते हैं, इस विवादों को सुलझा सकते हैं। अगर उसी को बात करें अनुसूची 11 के, तो अनुसूची कहा गया, अनुसूची 11 में कहा गया कि पंचायतों का चर्चा है। देखिए जब कोई भी चुनाव अगर मान लीजिए कि होता है और वो पंचायत लेवल पर होता है, जैसे मुखिया का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, है ना, उसी प्रकार पंचायत समिति का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है ना, पंच का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। तो ये सारा विषय यानी पंचायत संबंधी जितना भी विवाद हो गया, इसको देख रेख करने के लिए कहाँ पर जा सकता है? तो इसको देख रेख करने के लिए अनुसूची 11 के तहत इसको देख रेख किया जा सकता है। तो अनुसूची 11 में क्या कहा गया है कि पंचायत संबंधित इसमें टोटल चर्चा कहाँ पर है? तो अनुसूची यहाँ पर 11 में है। तो अनुसूची 11 में क्या कहा है? पंचायत संबंधित टोटल विवादों को अनुसूची 11 के तहत देखा जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुखिया के लिए 6 प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, जिसमें 2 प्रतिनिधि को टट उपट वोट मिला है और इसमें विवाद हो गया है वोटों के गिनती के लेकर के। तो इस सारे विवादों को किस माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है? तो इसको सुलझाया जा सकता है अनुसूची 11 के तहत। तो पंचायत संबंधी चर्चा किस में है? तो अनुसूची 11। अब 12 की बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें न्यायपालिका की चर्चा है। इसमें न्यायपालिका की चर्चा है। न्यायपालिका का मतलब समझिए, जब कोई भी विवाद अगर मान लीजिए कि 2 मुजरिमों के बीच में होता है, या 2 मुजरिमों के बीच में या 2 लोगों के बीच में अगर विवाद हो गया
और विवाद होने के मतलब एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, बात कर लेते हैं गरीब और अमीर के। जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में क्या हो गया है, कोई झड़प हो गया है, और झड़प हो जाने के बाद मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी को यहाँ पर मर्डर कर दिया है, कौन, अमीर आदमी। तो अमीर आदमी अगर मर्डर कर दिया है तो ये क्या कर सकता है कि पैसा के बदौलत इस न्यायालय में क्या कर सकता है कि अपने पैसा के बदौलत अपने डिग्री को ले सकता है, अपने जीत हासिल कर सकता है, बढ़िया वकील रह करके इस केस को जीत सकता है। जैसे कि आप समझिएगा कि मर्डर तो किया गया है वही लोग, मर्डर तो किया है वही लोग, लेकिन इससे संबंधित विवादों को देख रेख कौन करता है, तो इससे संबंधित विवादों को न्यायपालिका के तहत देखा जाता है। जैसे दो लोगों के बीच में विवाद हो गया और मान लीजिए गरीब व्यक्ति को मर्डर हो गया, तो मर्डर हो जाने के बाद यहाँ पर तो दोनों लोगों के बीच में, लेकिन जिम्मेदार कौन है, अमीर आदमी। अमीर आदमी पैसा के बदौलत इसको क्या करेगा कि इसको न्याय को खरीद लेगा और उल्टा गरीबी पर क्या कर देगा, मतलब दोषी करार इसको दे दिया जाएगा। तो दोषी जैसी करार देगा, यहाँ पर जैसी दोषी करार दिया, इसका मतलब है कि पैसा पर न्यायालय बिक गया है। तो न्यायपालिका का चर्चा कहाँ पर है, तो अनुसूची 12 में। तो अनुसूची 12 में न्यायपालिका संबंधित चर्चा कहाँ पर है, अनुसूची 12 में। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।